Hello students, today we will discuss some exercise question answer। होता क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में न आने के कारण आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। क्यों? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अब जो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि हम क्वेश्चन को, इसीलिए आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर को आप 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद आप आंसर देना शुरू कीजिए। जब क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ते हो तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाता है कि आंसर क्या लिखना है, और उसी को आज हम देखेंगे। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को ले रहे हैं कि उसमें फिर हमारे दिमाग में आता क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के मुकाबले मून के ऊपर किसी वस्तु का जो वेट है वो 1/6 होता है। क्यों? यदि तो आपको पता है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम है, और 6 गुना कम है इसीलिए वहां पे वेट 6 गुना कम होगा। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। इसको अगर आप एक बार दिमाग में बिठा लोगे कि 1/6 का कारण वहां पे 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स का कम होना है, फिर आपको इस तरह की ये लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आप अपनी भाषा में सरलीकरण से लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि इसका मेन रीजन क्या लिखना है। इसका मेन रीजन लिखना है कि जो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है, इसलिए कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से वहां पे जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका वेट 6 गुना कम हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, you find your mass to be 42 kilogram on a weighing machine as your mass more or less than 42 kilogram। क्या कह रहे हैं कि आप किसी मशीन पे, जो वैगिंग मशीन है, खड़े होकर जी पे आप अपना, अब देखो वहां पे फिर एक बात आएगी कि मेरा वेट कितना है, मेरा मास कितना है। अब वो जो चीज है, अब हम यहाँ पे मास, किलोग्राम, मास और वेट का ध्यान रखना। अब आप वैगिंग मशीन पे खड़े हुए हो और उस पे आप अपना मास देख रहे हो कि कितना है। मास है यहाँ पे 42 किलोग्राम। तो ये कहता है क्या 42 किलोग्राम एक्चुअल मास है या थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। अब देखो, जब भी हम उसमें खड़े होंगे तो उसके ऊपर खड़े होते ही क्या आएगा, स्लाइटली जो हमारे चारों तरफ एयर है वो हमारी बॉडी पे हल्का सा रेजिस्टेंस डाले ही डालेगी। ऊपर की तरफ जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है उससे एयर टकराएगी। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा मास है वो 42 किलोग्राम से हल्का सा ज्यादा होता है, परंतु हमारे खड़े होने के कारण से, जिस पे हम खड़े होकर वजन तोलते हैं, उसमें एयर के कारण चारों तरफ हमारी जो एयर होती है वो थोड़ा सा बाइंड फोर्स करती है, ऊपर की तरफ प्रेशर दिखाती है, और उस कारण से ये जो वेट मास का जो डिफरेंस है ये हल्का सा, ज्यादा नहीं है, ये क्या है, हल्का सा डिफरेंस है। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो मास वो हमारे शो कर रही है उससे थोड़ा सा मास ज्यादा होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड iron bar, each indicating a mass of 100 kilogram. When measured on a weighing machine, in reality, one is heavier than other. Can you explain कौन सा heavier मिलेगा और क्यों? आपको सपोज करना है कि आपके पास में 100 किलो कॉटन का गट्ठड़ है और 100 किलोग्राम एक आयरन बार है, लोहे का टुकड़ा है। ये मान के चलो कि
100 किलो का लोहे का भट्टा है। अब इन दोनों को वैगिंग मशीन के ऊपर तोला जाता है और ये कहता है कि इन दोनों में से, जबकि वैगिंग मशीन दोनों का वजन 100 किलोग्राम शो कर रही है, किसी एक का ज्यादा है। अब वो ज्यादा कौन से का है? मशीन तो दोनों का 100 किलोग्राम शो कर रही है, फिर ज्यादा कैसे होगा? अब ज्यादा होने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है इसकी डेंसिटी। अब हमें पता है सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है दोनों ही सॉलिड, कॉटन भी सॉलिड है, आयरन बार भी सॉलिड है। बट आपने देखा होगा कॉटन बहुत हल्की, उसके अंदर स्पेस होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप कर जाती है। यानी कि जो 100 किलोग्राम का बट्टा थोड़ी सी जगह ले, अगर देखो हम इतनी थोड़ी सी जगह में 100 किलोग्राम का बट्टा आएगा तो कॉटन के लिए इतनी सारी जगह, यानी कि काफी बड़ा। आपने देखा होगा आपके अगर घर से कोई रजाई भरवाने के लिए लेके जाता तो 1 किलो रुई भी, 1 किलो कॉटन की भी एक छोटी सी गांठ बन जाती है। और 1 किलो का बट्टा, आप 100 को भूल जाइए, 1-1 किलो का कंपैरिजन कीजिए, बात आपको समझ में आ जाएगी। 1 किलो रुई को अगर हम एक बांधते हैं तो एक गांठ सी बन जाती है, जबकि 1 किलो का बट्टा आपने देखा बहुत छोटा सा बट्टा होता है। अब जब हम इनको वैगिंग मशीन पे तोलेंगे तो आप देखोगे जितना बड़ा एरिया कवर करेगा कोई चीज, उसके ऊपर एयर का ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो उतना ही ज्यादा। और यहाँ पे क्योंकि एरिया किसका ज्यादा है? कॉटन के बैग का, क्योंकि उसमें कॉटन भरी हुई है तो एरिया ज्यादा ले रही है ड्यू टू द एयर ट्रैपिंग इन दैट, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, इसलिए उसकी डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाएगा? एरिया ज्यादा लेगी तो उसके ऊपर एयर की जो फोर्स है ऊपर की तरफ वो ज्यादा लगेगी। इसलिए तो दोनों के 100 किलोग्राम वो मास दिखा रही थी मशीन, और हमने यहाँ पे 1-1 किलो का एग्जाम्पल लिया है। तो एक्चुअली जब उसको हम तोलेंगे तो वो जो एयर प्रेशर अगर हम काट दें वहां से, तो जो कॉटन का मास है वो ज्यादा है, क्योंकि अब उसके ऊपर एयर प्रेशर के कारण से वो थोड़ा सा कम जो दिख रहा था वो अब क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब जब संतुलन में तोलेंगे हम उसको, जो हमारा तराजू होता है दूसरी तरह का, उसमें जब हम तोलेंगे तो अब वो बिल्कुल जमीन से सट के आएगा, और उस समय उसके ऊपर कोई भी ऐसा एयर का ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं होगा। तो जो 1 किलो कॉटन है वो थोड़ी सी 1 किलो से ज्यादा मिलेगी, जबकि लोहे का 1 किलो का 1 किलो ही मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर एयर का इतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा था। तो हम इस प्रकार से ध्यान रखना है, जो ज्यादा एरिया, देखो अभी इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम किसी कागज को क्रम्पल्ड कर दें, क्रम्पल्ड का मतलब होता है मोस्ट उसकी बॉल बना लें, और उसी कागज को, सेम कागज एक उसी प्रकार का, उसको एज इट इज एयर में दोनों को ऊपर से डाल दें, तो कौन सा पहले नीचे आएगा? अब देखो कागज दोनों का मास एक जैसा है, एक ही कागज, बुक में से हमने 2 कागज लिए, एक को हमने मोस के बॉल बना ली और दूसरे को सीधा ऊपर से डाल दिया। तो हम देख रहे हैं जो सीधा डाला था वो कुछ समय बाद नीचे आ रहा है, जबकि पृथ्वी दोनों को एक ही स्पीड से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अपने तरफ खींचती है। हम कहते हैं कि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, अलग अलग नहीं है कि हैवी चीज को इस गति से खींचेगी अपनी तरफ और लाइट को इस तरह खींचेगी अपनी तरफ, नहीं, दोनों को एक जैसी खींच रही है। तो कारण क्या है? जो पेज हमने बिल्कुल प्लेन एज इट इज डाला, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो जो नीचे की तरफ आएगा तो नीचे जो एयर मौजूद है आसपास में सराउंडिंग में, वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, और इस कारण से वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। जबकि जो आपने बॉल बनाई है कागज की, उसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए वो जल्दी से नीचे आ जाती है जमीन के ऊपर। वही चीज यहाँ पे है, कॉटन के बैग का सरफेस एरिया ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? आयरन बार के कंपैरिजन में। तो कॉटन के बैग पे ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगी हुई है ऊपर की तरफ, इसलिए उसका वजन जब हम सिंपल तराजू पे करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा वैगिंग मशीन के मुकाबले में। ठीक है,
फिर हम देखते हैं क्वेश्चन और है हमारे पास में। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ये डिस्टेंस इनके बीच में, इसके डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, ये हाफ कर दें ए और बी, तो क्या फर्क पड़ेगा इनके बीच में फोर्स। हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है, तो क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। अब देखो, हमने सपोज करो 1 मीटर की दूरी ली थी और इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब हम देखें इसका स्क्वायर कर दें। अब दो रूल है यहाँ पे, एक तो मास का संबंधित है, एक डिस्टेंस का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and F is inversely proportional to the distance square। तो हमारे यहाँ पे ये वाली चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट केस में 1 मीटर की दूरी थी, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अब उसने क्या कर दिया, आधा। अब ये जब आपको दिख रहा है इस तरह का कोई आ रहा है स्क्वायर में, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और इसको अगर डबल करें, क्या हो रहा है, इसको डबल करें तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर हम इसको डबल करें तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस डिस्टेंस को हम और ज्यादा बढ़ा दें, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको हमने डबल कर दिया, तो 4 गुना हुआ था, आधा मीटर था, फिर इसको कर लो तो क्या हो जाएगा, ये जितनी दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जितनी दूरी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? अब क्या है, ये तो हम कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू a। ये हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट है वो ऑल ऑब्जेक्ट पे करती है इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। पर क्या ये अलग अलग नहीं है कि हैवी ऑब्जेक्ट के लिए ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स और लाइट के लिए ये है। अगर हम दोनों को वैक्यूम में डालें विदाउट एनी एयर, जो यहाँ पे चीजें कम और जल्दी, यानी कि थोड़े और ज्यादा समय में जो आ रही हैं, वो जो चीजें आ रही हैं वो इसके कारण है कि क्या हो रहा है, एयर के कारण क्या हो रहा है कि अगर तो एयर नहीं है तो पृथ्वी ने तो सभी चीजों को अपनी तरफ एक ही गति से खींचना है। हम कहते हैं कि वो मास के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है, वो तो सभी चीजों को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही खींचेगी। अगर ये कांस्टेंट अलग अलग, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, कि हैवी ऑब्जेक्ट के लिए इतनी और लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए इतनी है, तब तो वो अलग अलग पहुंचते पृथ्वी पे। परंतु अब क्या है, ये सब के लिए एक जैसी है, इसलिए वो दोनों की दोनों चीजें एक समान ही पृथ्वी पर आएंगी। अगर वो एक समान नहीं आ रही हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एयर का रेजिस्टेंस है, जो अभी अब मैंने आपको एक प्लेन पेपर और क्रम्पल्ड पेपर के बारे में बताया था। अगर हम देखें यहाँ पे अगले क्वेश्चन में जो हमारा आया हुआ है कि अर्थ एंड मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moons attract the earth? Why? अब इसने क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें पता है कि मून का मास पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है, फिर जो फोर्स लग रही है दोनों की अट्रैक्शन की, क्या वह एक जैसी है, मून की ज्यादा है या अर्थ की ज्यादा है, और क्यों है? अगर हम इसका क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो जो अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को विद द सेम फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। क्यों? क्योंकि हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है किसी चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे दोनों चीज, क्योंकि दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल। दोनों क्या हमेशा इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं। सो जब अर्थ अट्रैक्ट करेगी मून को किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो मून भी अर्थ को उसी फोर्स से इन अपोजिट डायरेक्शन क्या था, एन इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहते हैं इस क्वेश्चन का सिंपल सा अगर हम एक अपनी लैंग्वेज बनाएं तो क्या हो रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम देखें किसी चीज पे अगर कोई चीज फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी चीज भी उसी के ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इतना समझ में आएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। अब देखते हैं व्हाट इज असरलेशन टू फ्री फॉल का असरलेशन क्या है। क्या है फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या है? एक जब भी कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसको एक यूनिफॉर्म असरलेशन के द्वारा कोई भी बॉडीज है वो इंक्रीजिंग होती जाती है पृथ्वी की तरफ जब आती है। ऊपर से किसी भी हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो वो जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आती है उसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है। वो क्या कहलाता है? असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी की तरफ आते हुए एक निश्चित स्पीड का बढ़ता जाना किसी भी वस्तु का, वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो स्पीड है ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और ऊपर की तरफ जाएगी कोई चीज तो उतनी ही स्पीड से जाते हुए धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम हो जाना। जैसे जैसे पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी उसकी स्पीड उतनी ही गति से डिक्रीज होती जाएगी जितनी से वो बढ़ती आई थी जब वो चीज पृथ्वी की तरफ आ रही थी। तो इसको कहते हैं असरलेशन ऑफ फ्री फॉल, और ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस चैप्टर की शुरुआत से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी वेरिएबल है, बट मोस्टली केसेज में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में या जहां भी अभी तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। जो एक्चुअली वैल्यू हमें दे रखी है जो हमारे न्यूमेरिकल की है या मोस्टली जगह पर जो यूज होती है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? अब अगर कहते हैं मून भी पृथ्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर हमें पृथ्वी मून की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अब इसका अगर हम देखें सेकंड लॉ का, अगर हम एक्सेलरेशन देखें सेकंड लॉ में, तो एक्सेलरेशन क्या है? F/m है। वहां पे जो एक्सेलरेशन दिखेगा वो क्या है? फोर्स और मास। अब मास पृथ्वी का इतना बड़ा है, चंद्रमा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसके कारण उसमें एक्सेलरेशन आना चाहिए, पर जो अहम रोल है वो रोल है पृथ्वी के मास का, और पृथ्वी का मास काफी ज्यादा है, इसलिए उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा सा है, नेग्लेबल, जो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसी कारण से पृथ्वी को अट्रैक्ट तो कर रहा है, परंतु वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पृथ्वी के
ज्यादा मास के कारण इतना थोड़ा है कि वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो हमें निगलेबल है। ये चीज आपने इसमें लिखनी है। क्या लिखना है, दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ। क्या हो रहा है कि मून फोर्स अप्लाई कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, उसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है, पर जो एक्सेलरेशन है वो इतना कम है क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, और इसलिए हमें उसमें जो एक्सेलरेशन आया है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बिग मास के कारण से जो एक्सेलरेशन है वो उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, और उस कारण से पृथ्वी के एक्सेलरेशन को हम देख नहीं पाते। और देखते हैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट। What happens to the force between two objects if the masses of one object is double? अगर हम एक के मास को डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? The gravitational force between two objects is directly proportional to the product of masses of two objects. अगर एक का डबल कर रहे हैं तो फोर्स आल्सो डबल। अब देखो ये जो हम ये वाली चीज अब इस क्वेश्चन में आया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ टू बॉडीज। अब ये कह रहा है कि एक को डबल कर दें। चलो फर्स्ट केस देख लेते हैं हम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बॉडी का मास 1 किलोग्राम, दूसरी बॉडी का मास 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 इंटू 1। अब कहता है किसी एक बॉडी का मास डबल, एक का दो, एक का कर दिया, कितना हो गया? डबल। इट मीन्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुगना हो जाएगा। अगर हम दोनों बॉडी का मास डबल कर दें तो चार गुना हो जाएगा। चीज ये ध्यान में आनी चाहिए। चीज ये क्या हो रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज। फर्स्ट केस में क्या था? टू बॉडीज का मास 1-1 किलोग्राम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है। एक बॉडी का मास डबल किया हमने तो मास और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। अगर दोनों बॉडी का मास हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? अब ये कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया हुआ था, अगर हम डबल करें तो वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रह जाएगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स 1/4। और इसको ट्रिपल कर दें तो 1/3 क्या हो जाएगी? ये 9 टाइम्स कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि अगर उसको हम ट्रिपल्ड कर दें 1/3 का स्क्वायर, अगर उसको हम 1/3 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? वो 1/9, यानी कि वही चीज है। हमने 1/2 किया था वहां पे, तो क्या हो रहा है? अब 1/3 करें और इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 1/9। क्या हो जाएगा? ये 1/9 हो जाएगा। इसको 3 गुना बढ़ा दें हम इसको। अब क्या करें? आधा नहीं करें, पहले हमने आधा किया तो डबल होगी थी यहाँ पे। अब इसने क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। दुगुना कर रहे हैं तो इतना 1/2 वापिस कर दिया, दुगुना कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1/4। और अगर हमने 3 गुना कर दिया तो 1/3 का स्क्वायर, क्या हो गया? 1/9। फोर्स उल्टा करते जाओगे उतनी गुना ये बढ़ती जाएगी, और बढ़ाते जाओगे डिस्टेंस को तो उतनी गुना ये कम होती जाएगी। यानी कि सीधा है, अगर आप उसको डबल कर रहे हो तो 1/4 रह जाती है, ट्रिपल कर रहे हो तो 1/9 उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाती है। अब इसको आधा करोगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। बस आपको ये देखना है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस,
उस फार्मूले में रखो और वो जितना भी दे रखा है उसके हिसाब से उसका स्क्वायर कर दो। सबसे आसान तरीका यही है। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स। ये बहुत ध्यान देने की चीजें हैं, आपके दैनिक जीवन में भी काम आएंगी। कई बार आपको ये होता है कि वो फला व्यक्ति बाहर गया, उसे सोना मंगा लेते हैं, सस्ता मिलता है वहां पे। अब वो सस्ता महंगा पड़ेगा, वो अब इस क्वेश्चन के अंदर है, ये जीवन में भी आपके काम आएगा। एट द पोल्स, पोल्स पे गया हुआ, ध्यान रखना, पोल्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मैक्सिमम, पोल्स का रेडियस क्या होता है, छोटा होता है, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड he hands over the same when he meets him at the equator। अब वो मिल कहाँ पे रहा है, इक्वेटर के ऊपर मिल रहा है, और इक्वेटर के ऊपर रेडियस क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम रेडियस है तो क्या हो जाएगा, g की वैल्यू मिनिमम। Will his friend agree with the weight of gold bought, if not why। अब भाव का वो नहीं है, अब क्या है कि जो वेट वो वहां पे करवा के लेके आया हुआ है, क्या उस वेट के, अब देखो पहले एक बार समझ लो, थोड़ा सा फिर समझ में आ जाएगा। जो हम वेट बनाते हैं, वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी, ठीक है, मास नहीं है। अब बात हो रही है वेट की, मास तो सेम रहना है। क्वेश्चन में देखो चीज क्या दे रखी है, वेट दे रखे हैं, कि वेट के अकॉर्डिंग क्या आप उसको लोगे और नहीं लोगे तो कारण क्या है। अब मैंने बताया जी की वैल्यू, जी की वैल्यू डिपेंड करती है अर्थ के, अगर हम देखें इस तरह की हमने अर्थ बनाई है, एक तो हम यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं पोल्स के ऊपर, और एक रेडियस ले रहे हैं यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा जो इक्वेटर के ऊपर रेडियस है और जो पोल के ऊपर रेडियस है उसमें डिफरेंस है। और जो जी की वैल्यू हम निकालते हैं, जी की वैल्यू जो आप निकालोगे, जी किसके बराबर होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ द अर्थ फिक्स है। अब आ रहा है रेडियस, अब रेडियस जितना बड़ा होगा और ऊपर की वैल्यू तो सेम है तो उतना ही कम आएगा, पर रेडियस जितना छोटा होगा उसका एक तो 2 का स्क्वायर करके हम उससे भाग करें। सपोज करो जी की वैल्यू 10, मास ऑफ द अर्थ 10, और जो रेडियस है वो पहले केस में यहाँ पे पोल में, पोल के ऊपर आया हुआ था आपका 2 मीटर का लगा लो। अब 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4, तो 100 को एक बार तो 4 से भाग देना है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 25 की, ठीक है। अब इक्वेटर पे आए तो इक्वेटर पे ये 3 मीटर हो गया। अब 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अब 100 को हम 9 से भाग दें, लगभग 11। अब कहाँ 25 और कहाँ पे 11, ये जी की वैल्यू की बात कर रहे हैं आप। अब जब जी की वैल्यू यहाँ पे 11 है इक्वेटर के ऊपर, ये आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल को समझाने के लिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ताकि आपको सिंपल भाषा में न्यूमेरिकल समझ में आ जाए कि हमने सोना क्यों नहीं लेना, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम वेट की बात कर रहे हैं। अब एक बार तो एक्चुअली जो उसका वेट है वो निकालेंगे हम यहाँ पे, वेट देखें यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर, सपोज करो हमने 2 किलो सोना मंगवाया था उसके पास, 2 किलो को वेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या आएगा, जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे 25, ठीक है। और अगर उसी को देखें हम यहाँ पे तो मास तो सेम रहेगा इक्वेटर के ऊपर भी, पर जो जी की वैल्यू आई है वो आई है 11, तो यहाँ पे तो जो वेट बन रहा था
वो तो 50 न्यूटन का वेट है, और यहाँ पे जो वेट बनेगा वो 22 न्यूटन का वेट है। अगर उसने इस वेट में वहां पे सोना खरीदा और वो कहता है 50 न्यूटन का वेट है, आप ले लीजिए इसको, पर हम यहाँ पे उसको तोल लें तो हमारे पास तो 22 न्यूटन बन रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई भी एग्री नहीं होगा इस सोने को उसी वेट में यहाँ पे लेने के लिए। अब समझ में आई है वेट क्या अहमियत रखता है। मास सभी का सेम मिलेगा। मास में अगर कोई चीज लेके आया है, मास में प्रॉब्लम नहीं है, मास सबका सेम रहता है, पर अगर वेट में चीज आई हुई है तो वेट बदल जाता है। एक देश से दूसरे देश में जाओगे, जी की वैल्यू अलग है, और उस कारण से उसका अगर हमें 50 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए या 5,000 रुपए पर तोड़े के हिसाब से फर्क पड़ रहा था, परंतु यहाँ पे देखो वेट में आधे से भी ज्यादा का अंतर हो गया। अगर वो आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है तब भी हमें नुकसान है यहाँ पे लेने में उसको। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं वो वेट में आ रही है या मास के अकॉर्डिंग आ रही है। मास के अकॉर्डिंग आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास विल बी सेम, कहीं चले जाना, वो 2 किलो है तो 2 किलो ही रहेगा। पर अगर वेट में आई हुई है चीज तो फिर हमें देखना पड़ता है कि वो देश कौन सी जगह पे है, वहां पे लगभग लगभग जी की वैल्यू में और हमारी देश की जी की वैल्यू में अंतर कितना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको लें। ठीक है। सीट वाला आपका हो ही गया। ये मैंने पहले आपको समझा दिया था कि पेपर कौन सा पेपर पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है, तो उसका क्या कारण है। ठीक है। अब कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कल हम सोल्व करेंगे आपकी। ठीक है। तब तक आप जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं इनको लर्न कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो वो शेयर कीजिए। क्लियर।